साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा कि कल रविवार 12 जनवरी 2025 को हम लाइव होंगे अपने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर हम आपसे बात करेंगे लोन डिफॉल्ट के संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आर्बिट्रेशन के बारे में। आर्बिट्रेशन के लगातार नोटिस पे नोटिस आते हैं, आप अपना ऑब्जेक्शन भेजते हैं, उसके बावजूद नोटिस आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन प्रत्येक नोटिस का जवाब किस तरह से दिया जाए, बिना वकील की सहायता के खुद अपना जवाब कैसे तैयार करें, बिना किसी लीगल एक्सपर्ट की राय लिए अपना काम कैसे करें, इन तमाम मुद्दों पर कल जानकारी दी जाएगी। साथ ही आपके अकाउंट में जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, रिकवरी एजेंट की जो बदसलूकियां हैं, और इसके अलावा हर वो मुद्दा जो आप लाइव के दौरान पूछेंगे, उन सवालों का बेबाक जवाब देने की कोशिश की जाएगी एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर कल रात 8 बजे रविवार। तो लाइव में जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूले, कल रात 8 बजे। अब आज शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसकी चर्चा है लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड आने वाले नोटिसेस की। साथियों, अक्सर क्या होता है कि जब किसी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते हमारा लोन डिफॉल्ट हो जाता है। अब लोन डिफॉल्ट होने पर रिकवरी एजेंट या बैंक द्वारा हमको बार बार एक ही धमकियां दी जाती है कि आप तुरंत ही बाकी राशि का भुगतान करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ केस फाइल कर देंगे, सेक्शन 25 का केस फाइल कर देंगे, हम 138 NI एक्ट का मुकदमा फाइल कर देंगे। सबसे पहले साथियों, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि 138 NI एक्ट का मुकदमा आपके खिलाफ तभी फाइल हो सकता है जब आपने लोन की प्रक्रिया के लिए अपने सिग्नेचर किए हुए चेक आपने कंपनियों को दे रखे। यदि आपने सिग्नेचर किए हुए चेक कंपनी को नहीं दे रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपके खिलाफ सेक्शन 138 NI एक्ट का मुकदमा हो ही नहीं सकता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बावजूद कोई यदि आपको व्हाट्सएप पे इस प्रकार की धमकी दे, मैसेज भेजे, तो उनको इग्नोर करें। अब बात करते हैं सेक्शन 25 की। साथियों, जब हम कोई ECS मैंडेट सिग्नेचर करते हैं, ऑटो डेबिट की परमिशन देते हैं, तो एक निश्चित तारीख को हमारे खाते से राशि डेबिट होकर चली जाती है कंपनी अकाउंट में। अब मान लीजिए अपने खाते में उस दिन निर्धारित EMI के अनुसार राशि नहीं है, राशि कम है, हमारा ECS बाउंस हो गया। अब ECS बाउंस हो गया तो कंपनी को एक अधिकार मिलता है सेक्शन 25 के बारे में। ये वीडियो इसलिए ध्यान से देखना जरूरी है, कई लोग जब कोर्ट का नोटिस आते हैं तो पूछते सर इसका जवाब बनाना है, तो आज पूरा वीडियो ही जवाब का है। अब सेक्शन 25 शुरू होता है कब? जब आपका ECS बाउंस हो गया। यहां पे आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि एक मैटर में केवल एक EMI बाउंस का मैटर ही लगता है। यदि कोई कंपनी आपको सारे अमाउंट का ECS बाउंस करा के आपको नोटिस भेजती है, तो वहां आप तगड़ा जवाब दे सकते हो, जो हमने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन आज उस पर चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब पहली EMI बाउंस होते ही कोई भी कंपनी कभी भी सेक्शन 25 का मुकदमा कभी फाइल नहीं करती है, इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरी बात, किसी व्यक्ति की EMI यदि 500, 1000, 2000, 5000 रुपए तक की है, तो वहां पर भी कंपनियां सेक्शन 25 का केस फाइल करने से गुरेज करती है। इसका कारण होता है कि कोर्ट में केस फाइल करोगे तो कोर्ट फीस लगेगी, एडवोकेट की फीस लगेगी, वकालतनामे का खर्चा लगता है, और इसके अलावा प्रत्येक हियरिंग पे जो PF पेश करना पड़ता है, यानी कि समन, बेलेबल वारंट, इन सारी प्रोसीडिंग के लिए PF पेश करना पड़ता है, उसमें भी कोर्ट के टिकट लगते हैं। तो छोटे मोटे अमाउंट के लिए कंपनी कभी भी सेक्शन 25 का केस फाइल नहीं करती है। अब ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि पहली EMI पे कंपनी कोशिश करती है कि उसका पैसा सीधे आ जाए, क्योंकि पहली EMI किसी कारण से बाउंस हो गई होगी ऐसा माना जाता है। लेकिन आप अगर लगातार दूसरी EMI बाउंस करते हो या तीसरी EMI बाउंस करते हो, तो आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ सकता है। अब यहां पर सेक्शन 25 और 138 NI एक्ट को आप एक साथ लीजिएगा।
अब आपको सबसे पहले यह बता दूं कि जब भी आपने या आपका कोई ईसीएस बाउंस हुआ तो ईसीएस बाउंस होने की तारीख से 30 दिन के भीतर आपको जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आपके घर पे डिमांड नोटिस आता है, यानी कि 15 दिन के अंदर इस राशि का भुगतान कर दो। और ये नोटिस जब भी आएगा ना, एक एडवोकेट के लेटर पेड पे मैन्युअली सिग्नेचर किया हुआ आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आया, अब आप उस एड्रेस पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। नोटिस उनका भेजना काफी है, नोटिस वापस अगर लौट के चला गया तो इसका मतलब उसकी तामील मानी जाएगी। और आप घर पे रहते हैं और आपने लेने से इनकार भी कर दिया तो भी नोटिस तामील माना जाएगा। घर पे ताला लगा है तो भी नोटिस तामील माना जाएगा। केवल इनकम्प्लीट एड्रेस की कंडीशन में, अपूर्ण पते की कंडीशन में ही सेक्शन 25 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब नोटिस आपके पास आ गया या नोटिस लौट के चला गया, आपके पास 15 दिन का टाइम है। आप लगभग अगर बाई चांस अगर आप डिफॉल्ट हुए हैं और आप यदि पे कर देते हैं, केस खत्म। लेकिन यहां पर यह गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप ईएमआई पे कर रहे हैं तो आप बाकायदा लीगल नोटिस का जवाब उनके एडवोकेट और कंपनी को दे कि आपका जो मुझे 5 जनवरी 2025 को नोटिस प्राप्त हुआ था ईएमआई बाउंस का, वह राशि में आपकी नोटिस प्राप्त करने के बाद या नोटिस प्राप्त करने के पहले ही जमा करवा चुका हूं, इसका स्क्रीनशॉट अटैच है, अतः अपने नोटिस को विड्रॉल करें। अगर आपने ये नोटिस दे दिया तो आपके ऊपर केस फाइल नहीं होगा। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि वह ठीक है, बाद में देखेंगे, नोटिस का रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही ईएमआई भर दी है, तो भविष्य में भी आपकी ईएमआई कोई बाउंस होगी ना, तो हो सकता है वो सेक्शन 25 का केस फाइल रखे। आप इस चीज पे भरोसा मत करना। अब आपको मान लीजिए सेक्शन 25 का वकील साहब का नोटिस आ गया, आपने उसको इग्नोर किया और आपने कोई केस पेमेंट रिफंड किया नहीं। अब अगला नोटिस जो आएगा, यदि वो कोर्ट में केस फाइल करते हैं, वो 4 महीने बाद भी आ सकता है, 6 महीने बाद भी आ सकता है, 3 महीने बाद भी आ सकता है। ये कोई आर्बिट्रेशन नहीं है, घर की खेती नहीं है कि दूसरे तीसरे दिन मेल पे मेल चिपकाएंगे, क्योंकि ये जुडिशरी है। यहां प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलता है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। और 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हुए। दंड प्रक्रिया संहिता की जगह रिप्लेस हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। और BNSS के प्रावधान के अंतर्गत आपको कोर्ट का प्री कॉग्निजेंस नोटिस आएगा। प्री कॉग्निजेंस नोटिस क्या होता है कि कंपनी ने आपकी इस ईएमआई बाउंस के मैटर में हमारे पास केस फाइल किया है, यह प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया है, आप अपने इस मैटर में अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं आप कहें। अब कई लोग फोन करते हैं कि सर हमें इसका रिप्लाई देना है। इसका कोई रिप्लाई नहीं होता है साथियों, इसका कोई रिप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप ये सोचते हो कि हम कोर्ट में उपस्थित होकर हम कहेंगे जज साहब से कि जज साहब हमें टाइम दे दीजिए और जज साहब आपको टाइम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप साबित कर सकते हैं आपके ऊपर किया हुआ सेक्शन 25 का दावा गलत है, आपने ऑलरेडी उस ईएमआई को पे कर दिया है, नोटिस आने के बाद पे किया है, तो अपने एविडेंस पेश कीजिए, केस खत्म। अब आप ये कहेंगे जाके सर मुझे टाइम चाहिए, तो इससे कुछ नहीं होगा, आपका केस रजिस्टर्ड होगा। या फिर आप उस डेट पे जाकर आप पेमेंट जमा करा देते हैं कि मैं इस पेमेंट को जमा कराने के लिए रेडी हूं, बात खत्म। मान लीजिए कि प्री कॉग्निजेंस नोटिस पे आप पहुंच गए, पेमेंट जमा करा दिया, मामला खत्म। आपने कोई ऐसे एविडेंस पेश कर दिया कि मैं पहले ही जमा करा चुका हूं, मामला खत्म। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर से आपको ये समन आया है और आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप वहां के नियरेस्ट एडवोकेट को सर्च कीजिए, जो उस एरिया के एडवोकेट्स है। कई लोग हमें पूछते हैं सर आप दिल्ली में हो क्या, कलकत्ता में हो क्या, मुंबई में हो क्या। जी नहीं, हम कहीं नहीं है सिवाय उदयपुर के। कारण बताता हूं साथियों, आप मुझे कहोगे कि सर कलकत्ता में कोई वकील दिला दो, तो मैं अगर आपको ऑल इंडिया एडवोकेट दिलाने का अगर वादा करूंगा ना, तो सबसे पहले मुझे ऑल इंडिया एडवोकेट में प्रत्येक शहर के कुछ कुछ वकील ढूंढने पड़ेंगे ऑनलाइन, फिर मुझे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं काम भेजूंगा आपको, जब मैं काम भेजूंगा तो वो मुझे बेनिफिट देंगे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी ब्रोकर का काम करना किसी वकील के लिए शोभा नहीं देता है। इसीलिए हम खुद कहते हैं किसी भी शहर में आपको अगर वकील देखना है, आप गूगल पे सर्च कीजिए। मैं ये भी नहीं कहूंगा जस्ट डायल पे सर्च कीजिए, मैं गूगल पे सर्च करने की बात कर रहा हूं।
कि एडवोकेट इन कलकत्ता, एडवोकेट इन मुंबई, या जिस कोर्ट का समन आया है उस कोर्ट का नाम लिखकर आप एडवोकेट सर्च कर लीजिए। 3-4 आपको ऑनलाइन जो भी एडवोकेट मिलते हैं आप उनसे सलाह मशवरा कर लीजिए, फोन पर बात कर लीजिए। कई बार आप ये भी कर सकते हो, वकील साहब आपकी तरफ से अंडरटेकिंग पेश करके भी इस मैटर में इस बात को रख देते हैं कि हम ईएमआई पेमेंट जमा कराने को तैयार है, मैटर को डिस्पोज किया जाए। तो ऐसे मैटर में वकील साहब भी मैटर को खत्म कर सकते हैं, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब साथियों यह तो हो गया प्री कॉग्निजेंस। आप प्री कॉग्निजेंस पर नहीं गए, कोर्ट में केस दर्ज कर लिया, दर्ज किया तो आपको कोर्ट का समन जारी होगा। अब समन्स क्या होता है? समन कभी भी 2 कॉपी में जारी होता है। उसकी एक कॉपी आपको मिलती है, एक कॉपी भेजने वाले के पास रहती है। वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी जा सकती है या पुलिस थाने के जरिए भेजी जा सकती है। खुला में एक बात कह देता हूं कि कोई रिकवरी एजेंट उसकी तामील कराने नहीं आएगा, न कोई एडवोकेट उसकी तामील कराने आएगा। कई लोग कहते हैं ना कि एडवोकेट रणवीर सिंह आ रहे हैं, रौनक यादव आ रहे हैं। ये कोई एडवोकेट नहीं है, क्योंकि एडवोकेट इतने बिजी रहते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि समन ले लेके घर घर डाकिए की तरफ घूमे। ये सारा फर्जीवाड़ा है जो आपको कहा जाता है। तो साथियों यहां पर इस बात को मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा, इस चीज को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, तसल्ली से समझ लीजिए कि समन 2 कॉपी में आता है। एक कॉपी आपके पास आएगी, अगर पुलिस लेके आती है तो आपको केवल समन पे साइन कराएगी और समन आपको दे देगी, दूसरी कॉपी पे साइन करा के आगे भेज देगी। इस प्रक्रिया के अंदर डिमांड नोटिस, कोर्ट में कॉग्निजेंस नोटिस और समन, पूरे 1 साल का वक्त इजीली गुजर जाता है। कभी मजिस्ट्रेट अवकाश पर होते हैं, कभी वकीलों की स्ट्राइक होती है, कभी कोर्ट का काम किसी कारण से बंद होता है, कभी अनायास ही छुट्टी घोषित हो जाती है। बहुत सी ऐसी स्थिति है, समन आते आते साल भर का वक्त गुजर जाता है। मैं तो कहूंगा इस बीच में समझौते भी हो जाते हैं, क्योंकि एक वीडियो में कहा था कि जिस प्रकार ब्राह्मणों के अंदर धैर्य नहीं है ना, वैसे एनबीएफसी कंपनियों के अंदर भी धैर्य नहीं है। इसीलिए यदि कंपनी आपको सेटलमेंट ऑफर करती है तो आप लिखवा के ले लीजिए, आपने जितने भी लिटिगेशन फाइल किए हैं वो सब आप विड्रॉल करेंगे, बात खत्म। अब मान लीजिए समन आ गया, तो समन पे क्या होता है? आपका नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, पूरा पता लिखा होता है, केस नंबर लिखा होता है, कोर्ट का नाम लिखा होता है, कोर्ट की मजिस्ट्रेट की सील होती है, साइन होते हैं, कब जारी किया और आपको किस तारीख को उपस्थित किस जगह होना है, ये पूरी डिटेल समन के अंदर लिखी होती है। मान लीजिए समन तामील के बाद भी आपको नहीं पहुंचे तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। बेलेबल वारंट 5,000 का भी हो सकता है, 25,000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है। कई लोग हमको फोन करके पूछते हैं सर ये 50,000 का वारंट आया है। वो 50,000 का वारंट नहीं है, वो 50,000 का मुचलका है। यानी कि जब पुलिस थाना, अब ये भी ध्यान रखिएगा, बेलेबल वारंट कभी रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं आता है, कोई वकील साहब लेके नहीं आते, कोई रिकवरी एजेंट लेके नहीं आते, न कोई एनबीएफसी कंपनी लेके आती है। उसको लेके आने का दायित्व भी पुलिस के जिम्मे है। पुलिस वाले वो वारंट लेके आते हैं, वो केवल एक कॉपी में होता है, उस पर वही कोर्ट का नाम, केस नंबर, आपका एड्रेस, फुल डिटेल, जो आपके ऊपर आरोप है उसका शॉर्ट जिक यानी सेक्शन 25, किस तारीख को जारी किया और किस तारीख को पेशी है। पुलिस आपको वारंट दिखाएगी, पर्ची पे सारी चीज लिखवा देगी, भाई ये कोर्ट है, ये नाम है, ये पेशी है, आपको उपस्थित होना है। और उसके साथ एक मुचलका भरा जाता है कि 50,000 के मुचलका भरा जाता है कि यदि आप कोर्ट में अपीयर नहीं हुए तो आपके ऊपर इतना जुर्माना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि राशि पुलिस को देनी है। अब 50,000 का मुचलका भरने का मतलब ये भी नहीं है कि किसी कारण से आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाए तो आपको 50,000 भरना पड़ेगा। वो 50,000 आपका कोई पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार अपने साइन करता है, वो उसका मुचलका होता है, उसने साइन कर दिया, बात खत्म। अब ये बेलेबल वारंट भी पहुंच जाता है कहां पर? उस कोर्ट में। अब बेलेबल वारंट के स्टेज पे भी आप उपस्थित होकर कोर्ट में अपनी जमानत करवा सकते हैं। अब मान लीजिए आप बेलेबल वारंट पर भी कोर्ट नहीं पहुंचे तो कोर्ट जारी करती है आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट का सीधा 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 और सीधा और सीधा एक ही मतलब होता है कि ये व्यक्ति जहां मिले, जैसे मिले, इसको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश करो। वही सारी सील, सिग्नेचर, कोर्ट का नाम, डेट, केस नंबर, सब कुछ। अब मान लीजिए कि वारंट जारी किया 26 जुलाई का, 26 जुलाई 2025, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया 26 जुलाई 2025 तक ही वो जो है एक्टिव है। अगर पुलिस 26 जुलाई 2025 तक, आप 25 जुलाई 2025 तक आपके पास आ गई तो ठीक है। अगर 26 जुलाई को वो नहीं आई तो रात को 12 बजे बाद वो वारंट खत्म, यानी कि उस वारंट की पालना
नहीं कराई जा सकती है। वैसे कई लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि पुलिस थाने में अपना वर्चस्व रखते हैं और इन बेलेबल वारंट और वारंट की तामील ही नहीं होने देते। यानी व्यवहार है, अब वो व्यवहार किस तरह का है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग करते हैं व्यवहार में, इन चीजों को मैनेज करते हैं। कभी कभी व्यक्ति बाहर बिजनेस कर रहा होता है, कभी कुवैत में है, कभी अहमदाबाद सिटी में, कहीं सूरत में जॉब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये वारंट तामील नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में 3-3, 4-4, 5-5 साल फाइलें केवल और केवल तामील में चलती है। अब मान लीजिए लगातार आपके पास लगातार 3 बार बेलेबल वारंट जारी हो गए, तो एप्लीकेशन लगती है, उसको अरेस्ट वारंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लगातार 3 बार अरेस्ट वारंट जारी हो गए फिर भी एपीआर नहीं हुए, तो आपको जो अक्सर आप सुनते हो भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। भगोड़ा घोषित करने का मतलब यह होता है साथियों कि आपके खिलाफ एक स्टैंडिंग वारंट यानी स्थायी वारंट जारी कर दिया, यानी कि उस वारंट की कोई एक्सपायरी नहीं है। कोर्ट ने उस फाइल के अंदर फाइल को डिस्पोज कर दिया। आप ऑनलाइन केस देखेंगे, केस में डिस्पोज लिखा हुआ आएगा, मतलब ये नहीं केस सेटल हो गया, वो फाइल वहां से चली गई रिकॉर्ड शाखा में और आपके खिलाफ निकल गया लाल शाही का वारंट यानी कि स्टैंडिंग वारंट। जब जहां जैसे गिरफ्तार करके मिले, जब मिले तब गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करो। यहां पर कभी कभी स्थिति आती है कि बेल वगैरह लेने के लिए 1 आध दिन का समय लग सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको सेम डे बेल मिल जाएगी, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि जेल चले जाओगे, लंबे जेल चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 25 हो या 138 NI एक्ट, दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है और इसमें बेल आपका अधिकार है जो आपको मिलती है। अब मान लीजिए आपको पुलिस के द्वारा, किसी के द्वारा अगर ये जानकारी मिल गई कि आपको भगोड़ा घोषित कर दिया है, मफरूर घोषित कर दिया है, लालशाही का वारंट जारी हो गया है, आप खुद भी कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर करते हो कि भाई मुझे इस प्रकरण की जानकारी नहीं थी या इस कारण से मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट से जमानत का लाभ भी तुरंत मिल जाता है। कई यूट्यूबर ये कहते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जेल में चले जाओगे, ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं। और जब आपकी पहली बार कोर्ट में अपीयरेंस होती है ना, तब आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैटर केवल एक EMI का है, श्रीमान जो भी अमाउंट आदेश करे मैं जमा कराने को तैयार हूं। कोर्ट इस मामले को कंसीडर करके इस मैटर में ऑर्डर कर सकती है और आप उस केस से डायरेक्टली निकल जाते हो। और इसके बावजूद भी यदि सामने वाले समझौता करना नहीं चाहे, केस चलता है, तो मैं यहां पे कहूं कि इतनी स्टेजेस पार होती है कि केस लंबे चले जाते हैं। यानी कि सेक्शन 25 से कभी भी NBFC कंपनी संपूर्ण राशि की रिकवरी नहीं कर सकती है। इसीलिए साथियों आज मैंने इस वीडियो के जरिए आपको डिमांड नोटिस, प्री कॉग्निजेंस नोटिस, समन्स, बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट और मफरूरी वारंट तक की स्थिति आपको स्पष्ट भाषा में समझाई है। यहां पे स्पष्ट कहूं कि कोई भी समन, कोई भी बेलेबल वारंट, कोई भी अरेस्ट वारंट की धमकियां यदि आपको फोन पे देता है ना, क्या कोई व्हाट्सएप करता है ना, वो सारे के सारे फर्जी है। हम कोशिश करते हैं सरल और सहज और हिंदी भाषा में आपको जानकारियां दे पाए। और इतना भी कहूं कि इतनी सारी प्रक्रिया चलती है, तब तक लोन सेटलमेंट हो जाते हैं और जब लोन सेटलमेंट होता है तो ये लाइन लिखवाइए कि आपने मेरे खिलाफ सेक्शन 25, 138 NI एक्ट या कोई सिविल रिकवरी सूट या आर्बिट्रेशन की जो भी कार्रवाई कर रखी है, आप उस कार्रवाई को विड्रॉल करेंगे और वो सैंक्शन लेटर लीजिए, फिर आप पेमेंट जमा कराइए, फिर अपना जीरो स्टेटमेंट लीजिए। सारी बात खत्म। साथियों एक बार फिर से कहूंगा, कल लाइव प्रोग्राम रविवार रात 8 बजे जुड़ना न भूले, क्योंकि हर मुद्दे पे बात होगी। और एक बात और कहूंगा कि ये वीडियो भी आपके लिए दिव्यास्त्र होने वाला है, दिव्यास्त्र, क्योंकि यहां पर ऐसी जानकारी देंगे कि अब आपको लीगल एक्सपर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लीगल एक्सपर्ट खुद बन पाएंगे, अपना बचाव खुद कर पाएंगे। तो जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़े कल रात 8 बजे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड यूट्यूब चैनल पर। और साथियों एक बात हमेशा से कहता हूं कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पर जो भी कंटेंट पोस्ट होता है वो हम यूनिक पे पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आपका कोई मित्र, परिचित, दोस्त, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा हुआ है ना, तो इनको ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि कम से कम वो तनावों से मुक्त हो पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। तो मिलते हैं अब इस वीडियो के बाद सिर्फ और सिर्फ कल रात 8 बजे विदा लेते हैं। 8 बजे जुड़िएगा जरूर, इंतजार रहेगा ताकि एक बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके साथ हम साझा कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।